जैसे ही अर्जुन उस अंधकारमय भंवर में खिंच गया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई दैत्याकार शिकारी अपनी पकड़ में उसे दबोच रहा हो। भंवर के भीतर की हवा सड़ी गली गंध से भरी थी, कुछ वैसा ही जैसे इंसानी मांस को कई दिन तक छोड़ देने पर उठती है। अचानक उसके कानों में एक भयावह आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों अतृप्त आत्माएं एक साथ चीख रही हों। उसकी आंखों के सामने सब कुछ तेजी से घूमने लगा, रंग बिखरने लगे, आकृतियां बुरी तरह टूटकर गुम होने लगी। फिर उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे रेत की तरह बिखर रही है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, उसकी बाहें और पैर भी हड्डियों के चटकने की डरावनी आवाज के साथ टूटकर उसी अंधकार में समा गए। वो चीखना चाहता था, पर उसके गले से एक हल्की सी भी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसका गला जैसे किसी अदृश्य शिकंजे से दबा हुआ हो। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर उस भंवर की गहराइयों में घुलकर गायब हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी चेतना अभी भी जिंदा थी। वो सब कुछ महसूस कर पा रहा था। तभी अचानक वो रहस्यमयी लॉकेट, जिसे अर्जुन ने उस सुनसान सड़क पर उठाया था, अजीब सी गर्मी से धड़कने लगा। अगले ही पल उसमें से एक तेज रोशनी फूटी, इतनी तेज कि भंवर का हर कोना जलती हुई सफेदी से भर गया। अर्जुन की चेतना उस रोशनी से चौंधिया गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य और प्राचीन शक्ति उसके बिखरे हुए शरीर को धीरे धीरे दोबारा गढ़ रही हो, और देखते ही देखते उसकी हड्डियां दोबारा बनने लगी। पर इस बार पहले जैसी नहीं, बल्कि ऐसी जैसे किसी ने उन्हें प्योर स्टील से ढाल दिया हो। कुछ ही पलों में उन हड्डियों पर मांस की परत उभर आई, और अंदर की नसें धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगी। उसी तरह अर्जुन के सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी फिर से बनने लगे, मगर इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए थे। अचानक उसके सामने एक तेज रोशनी चमकी, जैसे इस भंवर का दूसरा छोर वही हो। अगले ही पल धड़ाम की आवाज के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे जब उसने अपनी आंखें खोली, तो सामने का नजारा देखकर उसका पूरा बदन सिहर उठा। उसके सामने खड़ी थी कभी चमकदार रही ऊंची ऊंची शीशे की इमारतों के खंडहर। उनकी खिड़कियां टूटी पड़ी थी, और दीवारों पर काई और जंगली बेलें चिपकी हुई थी। सड़कें पूरी तरह टूटी फूटी थी। जगह जगह गाड़ियां पड़ी थी, जो अब जंग खाकर कबाड़ जैसी लग रही थी। कई कारें ऐसे खड़ी थी मानो लोग अचानक किसी खौफ में यहां से भाग गए हों और उन्हें छोड़ दिया हो। चारों तरफ पुराने बोर्ड हवा में चरमराते हुए हिल रहे थे। सुपरमार्ट 24x7 ओपन, लेकिन अब वहां सिर्फ धूल और अंधेरा था। अंदर टूटे हुए शेल्फ बिखरे पड़े थे। हवा में मिट्टी और सड़न की अजीब सी गंध घुली थी, जो पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। हर तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपनी ही सांसें कानों में गूंजती महसूस हो रही थी। बिजली के खंभे गिरकर जमीन से लटक रहे थे। उन पर किसी काले और चिपचिपे पदार्थ की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे सालों से यहां किसी ने कदम ही न रखा हो। अर्जुन ने चारों ओर देखते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बेचैनी और हैरानी साफ झलक रही थी। धीरे से उसके होठों से शब्द निकले, आखिर मैं कहां आ गया हूं? तभी अचानक ही उसकी आंखों के सामने एक चमकती हुई नीली स्क्रीन प्रकट हो गई। अर्जुन कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी उस स्क्रीन से एक ठंडी रोबोटिक आवाज गूंज उठी। नाम अर्जुन, उम्र 7 साल, रेस जादूगर, स्तर 0 स्तर के दूसरे सितारे का जादूगर, बॉडी टाइप युद्ध शरीर, अगले सितारे पर जाने के लिए जरूरी जादुई अंक 100, प्राप्त अंक 0। अर्जुन की आंखें फैल गई। वो एक एक शब्द ध्यान से पढ़ रहा था, मानो उसकी जिंदगी अचानक किसी अजीब खेल में बदल गई हो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बॉडी टाइप पर गई,
और उसने उसमें लिखा नाम पढ़ा। उसका पूरा शरीर ठिठक गया। उसकी आंखों में हैरानी की चमक दौड़ गई। दरअसल युद्ध शरीर जादूगरों के बीच उतना ही रेयर माना जाता था जितना पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी। ये शरीर बेहद दुर्लभ था और इसमें छिपी ताकत किसी भी जादूगर की शक्ति को कई गुना तक बढ़ा सकती थी। लेकिन जितना ये शरीर ताकतवर था, उतना ही मुश्किल से मिल पाने वाला भी। कहा जाता है कि जिस देवी ने अश्तारा की रचना की थी, उनके पास भी यही युद्ध शरीर था और उसी शक्ति के सहारे उन्होंने ब्रह्मांड की सारी बेड़ियों को तोड़ दिया था और आखिरकार एक देवी बनने में सफल हुई थी। अभी अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे कहीं दूर से लोगों के लड़ने की आवाज सुनाई दी। वो आवाजें और तेज होती गई तो अर्जुन भी उत्सुक होकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसका दिल धक से रह गया। उसके सामने करीब 7 से 8 लोग एक साथ मिलकर एक विशाल चील जैसे क्रीचर से लड़ रहे थे। लेकिन वो कोई साधारण चील नहीं थी। उसका आकार आम चील के मुकाबले कई गुना बड़ा था। उसके पूरे शरीर पर लाल रंग की धारीदार लपटें दौड़ रही थी, मानो आग उसके अंदर ही जल रही हो। वो दैत्याकार चील अपने मुंह से भयंकर आग उगल रही थी और उन लोगों को जलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सामने वाले भी आम इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी हर हरकत तेज और सटीक थी। जैसे ही चील आग बरसाती, वे लोग पलक झपकते ही उसकी रेंज से बाहर निकल जाते। उन लोगों में 2 लड़कियां भी थी। दोनों ने ऐसे आर्मर पहन रखे थे जो पूरे शरीर को ढकते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो आर्मर देखने में मजबूत होने के बावजूद इतने लचीले थे कि लड़कियां बड़ी आसानी से उस विशाल चील के हमलों से बच रही थी। उनमें से एक लड़की के हाथों में चमकती हुई तलवार थी, जिसकी हर हरकत हवा को चीरती हुई निकल रही थी। वहीं दूसरी ने अपने हाथों में अजीब से दस्ताने पहन रखे थे, जिनसे अचानक वॉल्वरिन के क्लॉज जैसे लंबे और बेहद खतरनाक पंजे निकल आते थे। वो पंजे जब भी हवा में लहराते, एक तेज डरावनी सी आवाज निकलती और अगले ही पल वो लड़की सीधे उस चील पर झपटकर वार कर देती। बाकी के दूसरे लोग भी खाली हाथ नहीं थे। हर किसी ने अपने शरीर पर चमकते हुए बॉडी आर्मर पहन रखे थे। इन आर्मर से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे उनमें किसी खास तरह की ऊर्जा बह रही हो। उनमें से सबसे हट्टा कट्टा आदमी दोनों हाथों से एक विशाल ग्रेविटी हैमर थामे खड़ा था। उस हथौड़े की सतह पर सुनहरे सर्किट जैसे पैटर्न फैले हुए थे। जब भी वो उसे हवा में घुमाता, हथौड़े के किनारों से नीले बिजली की तरंगे निकलकर हवा को चीर डालते। वहीं दूसरा आदमी, जिसकी बॉडी एथलेटिक और बेहद फुर्तीली लग रही थी, उसने अपने हाथों में एक एनर्जी एक्स पकड़ रखी थी। उस एक्स के ब्लेड्स पारदर्शी क्रिस्टल जैसे थे, जिनमें लाल रंग की धार चमक रही थी। हर बार जब वो उसे घुमाता, ब्लेड से जलती हुई गर्मी की लहरें निकलती, जैसे हवा को भी जलाकर राख कर सकती हों। एक और आदमी ने अपने हाथों में एक हाईटेक आर्गबो थाम रखा था। उसका बो किसी धातु का नहीं, बल्कि किसी नीली ऊर्जाधार से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। जब वो तीर छोड़ता तो एरो सीधे हवा में जाते जाते कई छोटे छोटे ऊर्जा शाफ्ट्स में टूट जाते, जो बिजली की रफ्तार से उस विशाल चील पर बरस पड़ते। हर एक तीर के फटने की आवाज आसमान में गड़गड़ाहट पैदा कर देती। अभी अर्जुन उन लोगों को देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक लड़की की नजर उस पर पड़ गई। उसने तेज आवाज में कहा, आखिर ये बच्चा सेक्टर 51 में क्या कर रहा है? उसकी बात सुनते ही बाकी सबकी नजरें भी एक साथ अर्जुन पर टिक गई। अचानक उनका ध्यान लड़ाई से भटक गया। यही मौका देखकर वो विशाल चील जोरदार चीख के साथ अपने पंख फैलाता है और सीधे उसी लड़की पर, जिसने सबसे पहले अर्जुन को देखा था, आग की लपटें छोड़ देता है। उस लड़की पर हमला होते देख वो हट्टा कट्टा आदमी घबराहट में उसका नाम लेते हुए चिल्लाया, अमृता, बचो। उसकी आवाज सुनकर अमृता भी पीछे की ओर मुड़ी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
आग की लपटें इतनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी कि अब वो चाहकर भी उनसे बच नहीं सकती थी। जैसे ही वो जलती हुई लपटें अमृता को निगलने ही वाली थी, अचानक कुछ अजीब हुआ। अमृता से लगभग 1 हाथ की दूरी पर ही वो लपटें ऐसे थम गई, मानो किसी अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक दिया हो। धधकती आग उसी जगह सुलगती रही, पर आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ पाई। अमृता को सुरक्षित देख बाकी सबने बिना एक पल गवाए तुरंत उस चील पर हमला बोल दिया। हालांकि उनके दिमाग में यह सवाल गूंज रहा था कि आखिर कैसे उस दैत्याकार चील के मुंह से निकली आग अमृता तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन इस वक्त उस बारे में सोचने का समय नहीं था। अभी उनकी एक ही सोच थी, किसी भी तरह उस चील को खत्म करना। असलियत यह थी कि अमृता को बचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया से आया जादूगर अर्जुन था। यही वो पहला मौका था जब अर्जुन ने अनजाने में अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था। लगातार हो रहे हमलों से वो चील बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसके घावों से गाढ़ा लाल खून लगातार बह रहा था, जमीन को जलते हुए निशानों से भरता जा रहा था। तभी वो आदमी जिसके हाथों में एनर्जी एक्स थी, एक तेज छलांग लगाकर सीधे उस चील के गले पर वार करता है। एक्स की चमकती धार गले को चीर देती है और कुछ ही पलों में वो दैत्याकार चील जमीन पर गिरकर तड़पते तड़पते हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद सब थकान से चूर होकर वहीं बैठ गए, भारी सांसें लेते हुए। हर कोई कुछ पल के लिए चुप हो गया। इसी बीच अमृता धीरे धीरे अर्जुन की तरफ आई। उसकी आंखों में अब भी सवाल और हैरानी थी। उसने हल्की आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने एक पल चुप रहकर उसकी आंखों में देखा और सीधा जवाब दिया, अर्जुन। अमृता को उस बच्चे के पास जाता देख बाकी लोग भी धीरे धीरे उसके आसपास आ गए। सबकी नजरें अर्जुन पर टिकी हुई थी। तभी उनमें से दूसरी लड़की, जिसका नाम दिया था, अर्जुन को गौर से देखती है और हल्की सी स्माइल के साथ बोली, कितना क्यूट बच्चा है ना। असल में अर्जुन का शरीर जब दोबारा बना तो वो सिर्फ पहले से ताकतवर ही नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा आकर्षक भी हो चुका था। उसकी स्किन अब दूध जैसी सफेद लग रही थी और चेहरा पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम। उसकी मासूमियत के साथ वो अजीब सी रहस्यमयी आभा उसे बाकियों से बिल्कुल अलग बना रही थी। दिया थोड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर भौहें चढ़ाते हुए गंभीर आवाज में बोली, लेकिन तुम यहां सेक्टर 51 जैसी खतरनाक जगह पर क्या कर रहे हो? अर्जुन दिया के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ जाती है। मन ही मन वो सोचता है, सेक्टर 51, इसका मतलब मेरा शक सही था। मैं अश्तारा में नहीं, किसी और ग्रह पर हूं। बाकी सब उसकी चुप्पी को देख थोड़ा हैरान हुए, मगर उससे कुछ पूछने की बजाय माहौल को देखते रहे। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी, जिसका नाम वीर था, अमृता और दिया की तरफ देखते हुए बोला, हमारा यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। अमृता ने उसकी बात सुनी, लेकिन तुरंत ही अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, पर इस बच्चे को हम यहां अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ये खतरे में पड़ जाएगा। तभी वो एथलेटिक बॉडी वाला आदमी, जिसका नाम करण था, आगे बढ़कर बोला, हां, हम इस बच्चे को यहां अकेला किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। बाकी सबने भी उसकी बात से सहमति जताई। रास्ते में चलते हुए सबकी नजरें बार बार अर्जुन पर जाती। आखिरकार उन्होंने उससे कई सवाल पूछने शुरू किए। काफी देर तक चुप रहने के बाद अर्जुन ने धीरे से एक कहानी सुनाई। मैं अनाथ हूं। जब मैं शहर में था, तभी कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। उनका इरादा मुझे बेचने का था। उनसे बचने के लिए मैं भागा और तभी मेरी नजर एक टीम पर पड़ी। उनके पास भी वैसे ही हथियार थे जैसे तुम्हारे पास है। मैं उसी टीम के पीछे पीछे चलने लगा ताकि उन लोगों से बच सकूं। पर उन लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा।
अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा। लेकिन अजीब ये था कि वो सामने आकर मुझे पकड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। शायद डर था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उस टीम को शक हो जाएगा। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गई, जैसे यादें अब भी ताजा हों। और ऊपर से बाहर जाने वाले रास्ते पर वही खड़े थे। उनका रास्ता रोकना मेरे लिए फंसने जैसा था। मेरे पास बचने का और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और आखिरकार मैं इसी तरह यहां सेक्टर 51 में आ गया। हालांकि ज्यादातर लोगों को उसकी इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ था, पर दिया इमोशन होते हुए अर्जुन को गले लगाते हुए कहती है, तुम जैसे क्यूट और हैंडसम बच्चे के साथ इतना सब हुआ और इसके बाद भी तुम जिंदा हो, ये सच में कमाल है। तुम बहुत स्ट्रांग हो अर्जुन, सच में। दिया की बात सुनकर अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वही उसके बाद वो लोग सेक्टर 51 से बाहर निकलकर एक शहर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही अर्जुन उस शहर को देखता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। दरअसल पूरा शहर एक विशाल स्फेरिकल डोम से ढका हुआ था। उस डोम की सतह पर लगातार नीली और बैंगनी बिजली चमक रही थी, जैसे कोई खतरनाक कवच जो अंदर के शहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ बाहरी लोगों को डराने का काम कर रहा हो। वो लोग जैसे ही उस डोम के पास पहुंचते हैं, अचानक एक तैरता हुआ कैमरा सामने आता है। उसकी लाल चमकती आंखें सीधी उन पर टिक जाती है और फिर ठंडी रोबोटिक आवाज गूंजती है, कृपया अपना आईडी कार्ड दिखाइए। जैसे ही उस कैमरे जैसी चीज ने आईडी मांगी, करण आगे बढ़ा और अपनी जेब से एक बैज निकाला। बैज देखते ही उस ऑर्ब से एक नीली रोशनी निकली और बैज को स्कैन करने लगी। कुछ सेकंड बाद वही ठंडी रोबोटिक आवाज गूंजी, वेलकम बैक ड्रैगन फ्लेयर टीम। ये नाम सुनते ही अर्जुन के कदम रुक गए। उसके होंठ अपने आप हिले और वो धीमी आवाज में बुदबुदाया, ड्रैगन फ्लेयर टीम। अर्जुन की बुदबुदाहट सुनकर अमृता उसकी तरफ देखती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, यही हमारी टीम का ऑफिशियल नाम है। तभी अचानक उस डोम की सतह पर हल्की सी गड़गड़ाहट होती है और उसके बीचों बीच एक विशाल दरवाजा खुल जाता है। करण सबसे पहले आगे बढ़कर अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे बाकी सब लोग भी उसी रास्ते में कदम रख देते हैं। अर्जुन ने कुछ पल हिचकिचाते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन फिर चुपचाप उनके पीछे चलता हुआ वो भी उस डोम के भीतर चला आया। डोम के अंदर कदम रखते ही अर्जुन ठिठक गया। बाहर की वीरानी और खंडहरों के बाद ये नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। पूरा शहर उसकी सोच से कहीं बड़ा था। डोम के अंदर की हवा बाहर के उस तबाह चूंकि सेक्टर 51 से कहीं ज्यादा साफ और ताजा लग रही थी। चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें खड़ी थी, जिनके शीशे सूरज की रोशनी में हल्की हल्की चमक बिखेर रहे थे। सड़कें इतनी चमचमाती हुई थी कि जैसे अभी अभी पानी से धोकर साफ की गई हों। चारों ओर ऑटोमेटिक रोबोट्स हाथों में फ्यूचरिस्टिक राइफल्स लिए लगातार गश्त कर रहे थे। यहां तक कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां भी बेहद शांत आवाज में इतनी स्मूथली चल रही थी कि लगता था मानो हवा को चीरते हुए निकल रही हों। सड़क किनारे लगे डिजिटल बोर्ड्स और होलोग्राम स्क्रीन लगातार चमक रहे थे। कहीं नए प्रोडक्ट्स के एड्स घूम घूम कर दिखाई दे रहे थे, तो कहीं शहर से जुड़ी अनाउंसमेंट्स चल रही थी। बीच बीच में बने छोटे छोटे पार्कों में बच्चे हंसते खिलते इधर उधर दौड़ रहे थे, जबकि बड़े लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। हर तरफ नजर डालते ही साफ महसूस होता था कि डोम के अंदर रहने वाले लोग बाहर की बर्बाद दुनिया की तुलना में कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सुरक्षित जिंदगी जी रहे थे। ऊपर फैला आर्टिफिशियल स्काई पूरे माहौल को असली आसमान जैसा एहसास दे रहा था। कभी नीला खुला आसमान, कभी शाम की सुनहरी रोशनी और रात में हल्की हल्की तारों की चमक। अभी अर्जुन उस शहर को देख ही रहा था कि तभी एक वैन तेजी से आकर उनके सामने रुकी। वैन का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर उतरा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे पुरानी पहचान वालों से मिल रहा हो।
वो बोला, तो कैसी है टीम? करण और वीर ने एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की हंसी छोड़ी और जवाब दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। वो आदमी जोर से हंस पड़ा। एक एलीट टियर मॉन्स्टर से भिड़कर भी ऐसे आराम से बात कर रहे हो? सच में कमाल है तुम लोगों का। उसकी हंसी में बाकी सब भी शामिल हो गए। उसका नाम अभिमन्यु था। वो आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तुम्हें बता दूं, हमारी कलेक्टर टीम उस चील की बॉडी पहले ही उठा चुकी है। अब उसे मेन मार्केट में नीलामी के लिए भेजा जा रहा है और लगता है इस बार इतनी बड़ी रकम हाथ लगेगी कि चाहो तो अगले 10 साल तक कुछ न करो, फिर भी मजे से जिंदगी कट जाएगी। अचानक उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी और वो हंसते हुए बोला, अरे ये छोटा पैकेट कहां से उठा लाए? करण ने मुस्कुराकर बताया कि कैसे अर्जुन उन्हें सेक्टर 51 में मिला था। अभिमन्यु ने अर्जुन को कुछ पल ध्यान से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुड चैंप। उस जगह से जिंदा निकल पाना आसान नहीं है। सच कहूं तो इसके लिए हिम्मत चाहिए। जिगर है तुझमें। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, मगर चुप ही रहा। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। अभिमन्यु ने उसकी खामोशी को अनदेखा किया, सीधे ड्राइवर सीट पर जाकर बैठा और हॉर्न बजाते हुए बोला, चलो अब यहां रुकने का टाइम नहीं है, निकलते हैं। उसके कहते ही सब लोग वैन में चढ़ गए। जैसे ही सब अपनी जगह बैठ गए, अभिमन्यु ने वैन स्टार्ट की और वो हवा को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ गई। करीब आधे घंटे के सफर के बाद वैन आखिरकार एक जगह आकर रुकी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी नजर सामने खड़ी एक विशाल इमारत पर टिक गई। उसके ऊपरी हिस्से पर चमकते बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ड्रैगन फ्लेयर हेडक्वार्टर। तभी सब लोग वैन से उतरकर उस विशाल बिल्डिंग की ओर बढ़े और अर्जुन भी चुपचाप उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। जैसे ही वो लोग ड्रैगन फ्लेयर हेडक्वार्टर के भीतर पहुंचे, अर्जुन की आंखें अपने आप चौड़ी हो गई। अंदर का नजारा बिल्कुल किसी फ्यूचरिस्टिक फोर्ट्रेस से कम नहीं था। ऊंची ऊंची दीवारें मेटल और एनर्जी ग्लास से बनी हुई थी, जिन पर टीम का लोगो और उनकी अचीवमेंट्स के होलोग्राम लगातार चमक रहे थे। लॉबी इतनी विशाल थी कि उसमें एक साथ सैकड़ों लोग खड़े हो सकते थे, फिर भी जगह खाली खाली सी लग रही थी। चारों तरफ लोग अपनी अपनी भागदौड़ में लगे थे। कहीं कोई नए हथियार की चेकिंग कर रहा था, तो कहीं कोई मॉन्स्टर पार्ट्स की रिपोर्ट तैयार कर रहा था। दीवारों पर लगे बड़े बड़े स्क्रीन अलग अलग सेक्टरों में चल रहे हंटिंग ऑपरेशंस की लाइव फीड दिखा रहे थे। जैसे ही करण और उसकी टीम अंदर दाखिल हुई, माहौल थोड़ा बदल गया। कई नजरें उनकी ओर उठीं। उन नजरों में साफ साफ इज्जत और हैरानी झलक रही थी। आखिर एलीट मॉन्स्टर को हराना कोई मामूली बात नहीं थी। एक आदमी उत्साहित होकर बोला, अरे देखो, वो लोग लौट आए हैं। उसके बाजू में खड़ा दूसरा आदमी जल्दी से बोला, हाँ, और सुना है इस बार तो एलीट टियर के मॉन्स्टर का शिकार करके आए हैं। थोड़ा दूर खड़ी एक लड़की की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, कमाल है, इस बार तो ड्रैगन फ्लेयर की ताकत और भी ऊपर पहुंच जाएगी। तभी उसकी बगल में खड़ी दूसरी लड़की की नजर अर्जुन पर पड़ी। उसने हैरानी से कहा, लेकिन ये बच्चा कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। उसकी बात सुनकर पास खड़ी एक और लड़की हंसते हुए बोली, जो भी हो, पर देख तो कितना क्यूट लग रहा है। अर्जुन और बाकी लोगों को आसपास खड़े लोगों की धीमी धीमी खुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन हर कोई बिना कुछ कहे उन्हें नजरअंदाज करता हुआ अपने अपने कदम लिफ्ट की ओर बढ़ा लेता। वो लिफ्ट किसी साधारण लिफ्ट जैसी नहीं थी। उसके दरवाजे के सामने एक चमकता हुआ सिक्योरिटी ऑर्ब हवा में तैर रहा था। जैसे ही करण आगे बढ़ा, उस ऑर्ब से नीली रोशनी फैली और उसने करण की रेटिना और फिंगरप्रिंट स्कैन कर लिए। अगले ही पल एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी, एक्सेस ग्रांटेड, कोर मेंबर वेरीफाइड। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। सब लोग भीतर कदम रखते ही करण ने बिना किसी झिझक के 15th फ्लोर का बटन दबाया। अर्जुन ने गौर किया, हर फ्लोर के बटन के पास अलग अलग रंग की रोशनी जगमगा रही थी
और 15th फ्लोर वाला सुनहरी चमक से दमक रहा था। अर्जुन थोड़ा हैरान था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई आम फ्लोर नहीं, बल्कि वो जगह थी जहां सिर्फ कोर मेंबर्स को जाने की अनुमति थी। करण और उसकी टीम उस खास स्तर का हिस्सा थे, और आज उनके साथ होने की वजह से अर्जुन को भी यह प्रिविलेज मिल रहा था। लिफ्ट तेज रफ्तार से ऊपर बढ़ी और कुछ ही पलों में हल्की सी टन की आवाज के साथ 15th फ्लोर पर रुक गई। दरवाजा खुलते ही सामने का नजारा अर्जुन की सांसें थमा गया। एक विशाल हॉल था जिसके अंदर खड़े दर्जनों लोग तुरंत उनकी ओर मुड़ गए। अगले ही पल पूरा हॉल गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट, हर तरफ से आवाज आई, वेलकम बैक कोर टीम। आखिर अर्जुन का ये दूसरी दुनिया का सफर उसे कहाँ ले जाएगा? क्या वो इन खूंखार मॉन्स्टर्स का सामना कर पाएगा, या फिर खुद इस खेल का मोहरा बन जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द लास्ट मेज, सिर्फ और सिर्फ आर्क स्टोरीज पर।